तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एसजी टॉक की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ब्लड कलेक्शन में कैपिलरी पंचर के बारे में। आज हम पढ़ेंगे वेनस पंचर के बारे में, कंटिन्यू कर रहे हैं सेम डे सेम टाइम पे। और थोड़ा सा एक पार्ट हमने अभी मिस कर दिया था कैपिलरी पंचर में, एडवांटेज और डिसएडवांटेज का, तो वो भी हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं टॉपिक। ब्लड कलेक्शन, कैपिलरी पंचर, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज इंक्लूडिंग वेनस ब्लड कलेक्शन। अब बात करते हैं हम लोग कैपिलरी पंचर में एडवांटेज की। तो ये बहुत इजी तरीका है किसी का भी ब्लड, स्मॉल अमाउंट ब्लड लेने के लिए। ठीक है, आप बहुत इजीएस्ट है, सबसे इजी है किसी का ब्लड लेना है, आप कैपिलरी पंचर करो। आपको 1 या 2 ड्रॉप चाहिए टेस्ट लगाने के लिए, आप टेस्ट लगा सकते हो। पेशेंट को ब्लड देने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी और कलेक्शन को ब्लड कलेक्ट करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी फेलिबॉटमिस्ट के लिए भी इजी हो गया और पेशेंट के लिए भी इजी हो गया। दूसरा प्रॉफिट पॉइंट है इसका कि आप कहीं पे भी इसको कलेक्ट कर सकते हो, कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं चाहिए। आप सेम टाइम पे कहीं पे भी आपको एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, सेम टाइम पे आप कलेक्शन कर सकते हो। आपके पास बस मटेरियल रिक्वायर्ड प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक टेबल चाहिए, एक चेयर चाहिए या पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपको ऐसा नहीं है। आप आराम से किसी भी टेबल, किसी भी स्टूल पे बैठा के भी वो कलेक्शन प्रोसीजर। पंचर में जो टेस्ट होते हैं वो 3 या 4 ड्रॉप में हो जाता है। हाँ, 4 से 5 ड्रॉप मैक्सिमम। देखो वैसे तो हमें जो चाहिए होता है वो 20 माइक्रो से 25 माइक्रोलीटर ब्लड चाहिए होता है, यानी 2 से 3 ड्रॉप में हमारा सारे टेस्ट होते हैं। लेकिन मैक्सिमम आप 5 ड्रॉप ही लें, क्योंकि 5 ड्रॉप के बाद आपका एरिया जो है क्लॉट हो जाएगा और पेशेंट को ज्यादा दर्द होगा अगर आप जबरदस्ती उससे प्रेस करके लोगे। ब्लड ग्रुप करना है 3 ड्रॉप चाहिए। ठीक है, HB करना है सहालीज मेथड से 20 माइक्रोलीटर चाहिए। आपको RBC, WBC और प्लेटलेट काउंट करना है मैनुअल मेथड से, तो एक एक ड्रॉप चाहिए उसमें। 1 ड्रॉप के अंदर अप्रोक्सीमेटली 25 आता है, तो वो आपका 5 मार्क तक फिल हो जाएगा। फाइब्रिनोजन मतलब समझा नहीं मैं क्या कहना। ब्लड क्लॉट नहीं होता ना? नहीं, जब आप प्रिक करोगे, देखो जब आप प्रिक करोगे तो ब्लीडिंग टाइम होता है ना आपका, कि भाई कितनी देर तक ब्लड फ्लो करेगा, बीटी जो है वो कैसे पता लगता है, इसी कैपिलरी पंचर से ही पता लगता है। तो किसी को प्रिक करोगे और आपका प्रेशर है तो वो ऑटोमेटिकली ब्लड आएगा वहां पे, 3-4 ड्रॉप एकदम से आ जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना है कि कई बार क्या होता है, कई पेशेंट ऐसे होते हैं। एक बार मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ था। एस्पिरिन एक पेशेंट ले रहा था, मैंने कैपिलरी पंचर किया, उसका ब्लड रुक नहीं रहा था, काफी पतला ब्लड था उसका। तो मेडिसिन से नहीं, एस्पिरिन ले रहा था वो, ब्लड थिनर मेडिसिन जिसे बोलते हैं। ठीक है, वो हार्ट का पेशेंट था। तो इसीलिए कभी भी कैपिलरी पंचर करो तो मेडिकल हिस्ट्री जरूर एक बार लेनी होती है। पूछा रहा था कि आपको ब्लड थिनिंग के मेडिसिन तो नहीं खा रहे हैं, अगर ले रहे हैं तो उसका प्रिकॉशन थोड़ा सा हाई रहता है। प्लेटलेट्स कवर करते हैं। प्लेटलेट क्या कवर करता है? जो हमारे कभी कट होता जाता तो प्लेटलेट्स आके वो कर लेते हैं ना। वो प्लेटलेट का काम होता है कि आपके पंचर्ड एरिया को रिकवर करना। इंपॉर्टेंट रोल कोगुलेशन फैक्टर, 13 फैक्टर जो हैं कोगुलेशन के, उसके अंडर में एक आता है थ्रोम्बोप्लास्टिन वाला पार्ट। ठीक है, वो प्लेटलेट से रिलेटेड पार्ट है। थ्रोम्बोप्लास्टिन को वो करता है ना। ठीक है, चलो वो टॉपिक अलग है, पहले कलेक्शन सीख लेते हैं वरना दूसरे टॉपिक पे डाइवर्ट हो जाओगे आप। ठीक है, उसके बाद आता है डिसएडवांटेज। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है कैपिलरी पंचर। ठीक है, अभी थोड़ा सा हम फोकस करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, बाद में जो आपके क्वेरीज हैं वो हम फुलफिल करेंगे। तो सबसे पहले क्या है आपका एडवांटेज हमने पढ़ लिया। डिसएडवांटेज एक तो स्मॉल अमाउंट है। अब अगर आपको पूरी CBC करना है तो कैपिलरी पंचर से तो नहीं हो सकती। आपको अगर पूरा LFT, KFT, TFT ये सब करने हैं, यानी लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, थायराइड फंक्शन टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल, ठीक है, तो ये पूरा प्रोफाइल तो आपको ML में चाहिए होगा, 3 ml, 4 ml, 5 ml ऐसे ब्लड चाहिए होगा, तब जाके होगा। विटामिन टेस्ट करना है अगर कोई, तो वो आपका टेस्ट इसमें परफॉर्म नहीं किया जा सकता। तो ये एक सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, उसके बाद हीमोलाइजेशन का बहुत सारे इसके अंदर ऐसी चीजें हैं जो रिलेटेड है। आपके कोगुलेशन टेस्ट जो है वो नहीं हो पाते पूरे। कोगुलेशन पैरामीटर्स जो है, जैसे हमारा APTT, PT है, ये सब वाइल वाले टेस्ट हैं, एंटीकोगुलेंट के साथ होने वाले टेस्ट हैं, तो वो टेस्ट नहीं हो पाएंगे। यहाँ पे होल ब्लड से जो आपके टेस्ट हैं, रूटीन जिसको हम कहते हैं आपका रूटीन माइक्रोस्कोपी वाला पार्ट जो है, ठीक है, कि आपने बस प्रिक किया, सैंपल लिया, उसको सीधा रन कर दिया। ठीक है, माइक्रोस्कोप में या माइक्रोस्कोप के प्रोसीजर के अंदर में जो आता है, स्टेनिंग प्रोसीजर में जो आता है, उससे आप परफॉर्म कर सकते हो। अब आ जाते हैं वेनस ब्लड के ऊपर। तो वेनस ब्लड क्या है, आपके बॉडी में बहुत सारी वेन्स हैं और कैपिलरीज हैं। कैपिलरीज और वेन्स का क्या काम होता है आज हम समझ। कैपिलरी का तो काम आपने समझ गया, पूरे बॉडी में फैली हुई है, जैसे आपके हेयर है ना, बाल, उस बाल की तरह है कैपिलरी, हमारे हर एक पार्ट में है, नाखून और इन बालों को छोड़ के। बाकी कहीं पे भी अगर आपको कट लगेगा
तो ब्लड आएगा ही आएगा। अगर 3 mm डीप कट लगा है तो सब ये तो वाइल्स है ना, ये नसें, वेन्स, वाइल्स नहीं, वेन। वेन्स। वाइल अलग होती है, वाइल होती है जो कलेक्शन के लिए यूज की जाती है, वेन हो गया जो हमारे बॉडी में चल रहा है। तो वेनस ब्लड कलेक्शन के बारे में समझते हैं। वेनस ब्लड सैंपल क्या होता है? मोस्टली जो टेस्ट है वो सारे वेन ब्लड से होते हैं, मोस्टली टेस्ट। आर्टरी से बहुत कम होता है। अब आर्टरी और वेन में डिफरेंस समझ लेते हैं। आर्टरी क्या है? ऑक्सीजनेटेड, रिच ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, रिच ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी जिस ब्लड की मात्रा में ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर होगी वो आपके आर्टरी ब्लड होगा। आर्टरी के अंदर जो ब्लड चल रहा है उसके अंदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की मात्रा भरपूर होती है, और वेन के अंदर जो चल रहा है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भरपूर होती है। कैपिलरी में? कैपिलरी में दोनों मिलता है, ऑक्सीजन भी मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगा। कैपिलरी से भी लिया जा सकता है अगर अगर हमें कैपिलरी में स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड मिलेगा, और दोनों मिक्स मिलेगा, दोनों मिक्स में मिलेगा, उसमें अमाउंट का कोई वेरिएशन नहीं है, लेकिन रेशियो नहीं है उसमें, रेशियो कुछ भी मिल सकता है आपको। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक मान लो आर्टीरियल ब्लड गैस लगाना है, आर्टीरियल ब्लड गैस एबीजी जिसको बोलते हैं, तो आर्टरी से ही सैंपल जाएगा। क्लियर हो गया? जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा चेक, आपके बॉडी में मुझे ऑक्सीजन की मात्रा चेक करनी है कि आपके ब्लड में कितनी है, तो मैं कैसे करूंगा? SpO2 मीटर लगा के, अगर डिजिटली मुझे देखना है। और अगर मुझे पैथोलॉजिकल वे में देखना है तो मैं आर्टरी से आपका सैंपल लूंगा, उसे परफॉर्म करूंगा एबीजी के अंदर। एबीजी के अंदर एक ऑक्सीजन लेवल का पैरामीटर होता है, वो आपको बता देगा कि आपके ब्लड में कितना ऑक्सीजन लेवल चल रहा है, एग्जैक्ट ऑक्सीजन लेवल जिसे बोलते हैं। इसलिए कहा जाता है कि होल ब्लड से जो हम टेस्ट लगाते हैं ना शुगर का, वो इतनी एक्यूरेसी नहीं देता जितना हम प्लाज्मा से लगाते हैं तब देता है। वैल्यू ऑफ एक्यूरेसी के अंदर बात करते हैं। चलिए वेन पे वापस आ जाते हैं। तो सबसे पहला है आपका बैसिलस, सेफेलिक और मिडल कोवाइटल। ये 3 ऐसी वेन है आपकी इंपॉर्टेंट जो आपको ब्लड कलेक्शन में हेल्प करती है। ठीक है, अब देखो याद करने का तरीका। सिफेलिक जो है वो अंगूठे की साइड वाली होगी, मिडल कोवाइटल बीच में हो गई, और जो लिटिल फिंगर है वो आपकी बैसिलस हो गई। सिफेलिक अंगूठे की तरफ वाली। अब यहां से कोई पूछेगा कि सिफेलिक वेन कौन सी है, तो अंगूठा देख लो, इधर सिफेलिक वेन है। बैसिलस कौन सी है? उंगली देख लो, इधर बैसिलस होगी। मिडल कोवाइटल कौन सी है? बीच वाली होगी। सिफेलिक, बैसिलिक, मिडिल। याद हो गया? सिफेलिक, बैसिलस और मिडल। नहीं सर, मिडल तो वो सिफेलिक, हाँ, बैसिलस और ये मिडल, ये 3 उंगलियां हो गई। ठीक है। सिफेलिक, बैसिलस और मिडल। मिडल। सिफेलिक, बैसिलिक, मिडिल। मिडल तो वैसे ही आ जाएगा, मिडल फिंगर। ठीक है, सिफेलिक, बैसिलिक, सिफेलिक, बैसिलस। सिफेलिक हो गया तुम्हारा अंगूठा, बैसिलस हो गया तुम्हारा लिटिल फिंगर। बस इसके तरफ वाली में आपका डायग्राम बन गया। कैसे बन गया? अब इनके हाथ से डाल लेते हैं, पूरा ही आ जाएगी आगे। ये देखो, ये हमने बना दिया। चलिए बेटा, हाँ, ये अच्छा चलेगा। दिख नहीं रहा सर वीडियो में। कोई बात नहीं, वीडियो में दिखाना जरूरी नहीं है बेटा। सर ये क्या ड्रॉ कर रहे हो? मिडल कोवाइटल इधर कौन सी थी? सिफेलिक। सिफेलिक। और इधर कौन सी है? बैसिलस। याद रहेगा? हाथ में बना दिया। चलो आगे जाते हैं, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो ये आपको पता लग गया। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे आम में। देखो आपका यहाँ से ब्लड निकल जाएगा आराम से। इसको कहते हैं मिडल कोवाइटल फोसा। क्या बोलते हैं? मिडिल कोवाइटल फोसा। फोसा। ठीक है, फोसा। हाँ, मिडल कोवाइटल फोसा, यानी जहां पे वो तीनों वेन हमें मिल रही है। कौन कौन सी? सिफेलिक, बैसिलस और मिडल कोवाइटल। ठीक है, मिडिल कोवाइटल। मिडल कोवाइटल। अब आ जाते हैं हमारा ये जो पाम का अपोजिट का एरिया है। ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन सी आ रही है? यहाँ आ रही है हमारी सिफेलिक वेन, देखो बैसिलस वेन। अब कैसे पता लगेगा? हाथ है, ठीक है, यहां से ये जो आ रही है, इसके हाथ पे दिखाते, देख, ये जो आ रही है ये है सिफेलिक। ठीक है, इधर जो आएगी वो है बैसिलस, और इधर जो इधर इसमें मिडल कोवाइटल का कोई चक्कर ही नहीं है। देख, सिफेलिक और बैसिलस आ रही है। इसमें अच्छे से कैसे याद आ रही है? अरे वैसे ही समझ लो ना, क्या बताया था? अंगूठे की तरफ वाली सिफेलिक, इधर वाली बैसिलस। तो आ गई ना दोनों, यही तो आएंगी। तो यहाँ जो भी होती है आपकी सिफेलिक और बैसिलस वाली वेन रहती है, फर्दर डिवाइडेड। और मिडिल मिडल कोवाइटल नहीं होती इसमें। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं।
समझ में आ गया? हम्म। साइट सिलेक्शन कैसे करेंगे? यहाँ देखेंगे, अगर यहाँ फील होती है तो आप ले सकते हो, यहाँ फील नहीं हो रही है फिर यहाँ पे फील करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? दोनों में एंगल का फर्क होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि 15 डिग्री से 45 डिग्री एंगल रहना चाहिए, हाँ। तो ये जो रेशियो दिया है वो इसी एरिया को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। क्लियर हो गया? यहाँ 45 मारोगे क्या होगा? बोन में लग जाएगी, क्योंकि पतला एरिया, मास कम है इधर। हाँ। तो 15 डिग्री के आसपास रखना होता है इधर। 15 डिग्री मतलब एग्जैक्ट 15 डिग्री नहीं, हमें देखना है। जैसे मान लो मेरे को इसका यहाँ से लेना है, मैंने इसकी फिस्ट, हमेशा फिस्ट याद रखना। कई बार मैंने देखा है प्रैक्टिसिंग में भी, मेडिकल में जो फिस्ट बनवाई जाती है, थंब अंदर और फिर उसके बाद ऊपर से। अब देखो यहाँ पे इसका पूरा ये वेन हल्का सा मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ नहीं तो टॉर्निक्यूट बांध लो, प्रोमिनेंट हो जाएगी वेन। एक दो बार पंप करो ऐसे, थंब अंदर, और ये देख हो गई ना, हाँ। दिखाई दे रही है मुझे, प्रॉपर दिखाई दे हाँ, रही दिख है। रही है। अब क्या करना है, यहाँ कुछ नहीं करना। अब ये मेरा गया, ये 15 डिग्री है, यहाँ प्रिक किया और ले लिया सैंपल। ठीक है, रिमूव, उस हाथ से कॉटन, ड्राई कॉटन है, ये हाथ दिया कि भैया यहाँ तक कॉटन लगा के बैठ जाओ थोड़ी देर। ठीक है, बहुत आसान है प्रोसीजर, प्रोसीजर में लंबा नहीं है, बस आपका प्रिकिंग करेक्ट होना चाहिए। विद कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली चाहिए, बिना कॉन्फिडेंस के कुछ नहीं हो सकता आज की डेट में। अब बात करते हैं, जैसे प्रिकिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये वेन है सपोज, ठीक है। अब मैंने प्रिक किया, तो जब तक निडल का गेज मेरा इस तरीके से नहीं रहेगा, तब तक ब्लड का जो है फ्लो ऐसे ऊपर नहीं जाएगा। ऐसे मैं खड़ा होना यानी ये पकड़ा है तो ये वेन में ऐसे जाएगा तभी तो आएगा। अगर आर पार हो गया तो भी ब्लड नहीं आएगा, अगर ये इसके साथ चिपक गया तो भी ब्लड नहीं आएगा। इसीलिए एंगुलर का ध्यान रखा जाता है। क्लियर हो गया? ठीक है, अब आ जाते हैं सीधा हम मटेरियल रिक्वायर्ड, आपको पता लग गया। अब आ जाते हैं इसके प्रोसीजर पे। मटेरियल रिक्वायर्ड थोड़ा बताना भूल गया, सॉरी। मटेरियल रिक्वायर्ड क्या क्या है आपके वेनिंग पंचर का, वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप टॉनिक उससे कर रहे हो, वैक्यूटेनर से कर रहे हो, तो वैक्यूटेनर हब चाहिए, उसके निडल चाहिए, और आपको वैक्यूटेनर वाइल्स चाहिए। वो इस तरीके से आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे। ये आपका हब हो गया, ये आपकी निडल हो गई, ये आपकी वैक्यूटेनर वाइल्स हो गई। ठीक है, अगर आप सिरिंज से निकाल रहे हो तो सिरिंज चाहिए। सिरिंज वॉल्यूम डिफाइन करती है कि आपको कितना ml ब्लड चाहिए, यानी कितनी प्रोफाइल टेस्ट आप लगा रहे हो। आप हेमाटोलॉजी भी लगा रहे हो, आप बायोकेमिस्ट्री भी लगा रहे हो, आपको माइक्रोबायोलॉजी में कल्चर भी भेजना है, आपको और भी कोई हार्मोनल टेस्ट वगैरह लगाना है, तो आपकी 4-5 वाइल होगी। यानी ऑर्डर ऑफ ड्रॉ के अकॉर्डिंगली आप सैंपल लोगे। सबसे पहले कल्चर यूज करेंगे, वैक्यूटेनर यूज कर सकेंगे उस केस में, या फिर आपको 5 से 10 ml की सिरिंज यूज करनी पड़ेगी अगर आप सिरिंज से कर रहे हो तो। लेकिन उस केस में सिरिंज अवॉइड ही किया जाता है, वैक्यूटेनर ही यूज किया जाता है। या फिर ज्यादातर क्या किया जाता है, आपका कैनुला, जब अगर बहुत सारा पेशेंट इन पेशेंट होता है ना, यानी जब पेशेंट आता है एडमिट होने, ठीक है, और उस टाइम पे उसका कल्चर भी लेना है, उसका 5-6 वाई लेना है, तो नर्सिंग स्टाफ क्या करता है, कैनुला जब लगाता है वो कैनुला से ही ब्लड ले लेता है। कैनुला लगा दिया, उसमें पाइपलाइन होती है, ठीक है, उसमें वो लगाने की जगह दूसरी लगा के वो पहले कलेक्ट कर लेता है ब्लड उसमें। सर जो ये 10 ml की जो सिरिंज होती है, सिरिंज या फिर ये इसकी निडल भी तो मोटी होती है, फिर ये नहीं, निडल मोटी नहीं होगी। निडल डिफाइन करते हैं उसके गेज से। हब कितना भी बड़ा हो सकता है, हब आप 50 ml का ले लो, उसके आगे निडल जो रिक्वायर्ड अमाउंट है वही अमाउंट रहेगा। 22 गेज, 24 गेज, 26 गेज। ब्लड डोनेशन वाला जो होता है ना, वहां पे 18 गेज यूज किया जाता है, वो मोटा निडल होता है, उसका प्रोसीजर अलग है, वो ब्लड बैंकिंग में आपको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, वो ब्लड ड्रॉ का प्रोसीजर अलग है, क्योंकि उसमें आप 1 यूनिट ब्लड ले रहे हो। 1 यूनिट 250, 350 इस तरीके से डिफाइन किया गया है ml। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा ये आ गया कलेक्शन का मटेरियल पता लग गया। सिरिंज है, देखो स्प्रिट स्वैब, ड्राई स्वैब, टॉर्निक्वेट, ये तो कॉमन चीजें हैं कलेक्शन में। ठीक है, ध्यान क्या रखना है, ml, सिरिंज का ml कितना है। ऐसा नहीं है कि आपको लेना तो सिर्फ EDTA में है 2 ml और आपने 5 ml की सिरिंज ले रखी है हाथ में, पेशेंट बेहोश हो जाएगा डर के मारे। इतना खून निकाल लिया महीने भर का, तो क्या करना है आपको, स्मॉल सिरिंज यूज कर लो आप, वहां पे 2 ml 3 ml सिरिंज यूज कर लो। या वैक्यूटेनर, अगर आप इससे वैक्यूटेनर से ले रहे हो तो और अच्छी बात है, उसमें तो आपको उसकी जरूरत ही नहीं है, सीधा सिरिंज लेते हैं तो हमें पता होगा कि हमें 2 ml लेना है तो 2 ml ही। वो तो आपके टेस्ट के ऊपर है ना बेटा, बताया तो। अगर आप हेमाटोलॉजी सैंपल ले रहे हो खाली, आपको पता है कि आपको सिर्फ 2 ml ही ब्लड चाहिए, तो क्यों 5 ml की सिरिंज यूज करोगे? आप 3 ml की सिरिंज यूज कर लो या 2 ml की सिरिंज यूज कर लो, इट्स डिपेंड ऑन यू।
ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालने के लिए मैंने बोला है कि जब आप पेशेंट से, मान लो मुझे जानवी का सैंपल लेना है, मेरे पास सैंपल देने है, उसने कहा जी मुझे टेस्ट कराना है कि मेरे को जानना है मेरे ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन है, यानी उसे हीमोग्लोबिन टेस्ट कराना। अब मैं इसके सामने 5 ml की सिरिंज रख दूं, आधी तो ये ऐसी पागल हो जाएगी कि क्या कर रहे हो सर कराना मुझे हीमोग्लोबिन है, 5 ml खून निकालने की बात कर रहे हो। तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट अच्छा मतलब ना बने, ज्यादा प्रेशर ना आए साइकोलॉजिकल, इसलिए मैंने सिरिंज का वॉल्यूम बताया यहाँ, ठीक है। दूसरी चीज गेज का ध्यान रखना है। गेज हमेशा कलेक्शन का जो यूज किया जाता है वो 22 से 24 गेज यूज किया जाता है, 22 गेज यूज किया जाता है। देखो जितना ज्यादा गेज का नंबर बढ़ेगा सिरिंज उतनी, निडल उतनी पतली होगी, नंबर जितना बढ़ेगा निडल उतनी पतली होगी, और जितना नंबर घटेगा उतनी निडल मोटी होगी। अच्छा उल्टा है। उल्टा है, ठीक है। अब बताओ तुम क्या कह रहे थे, वॉल्यूम कह रहे थे, क्या कह रहे थे? हीमोग्लोबिन टेस्ट करने के लिए कितना ब्लड हमें कलेक्ट हाँ। करना है। अभी तो बताया सहालीज मेथड से करोगे तो 20 कैपिलरी में, कहाँ थे, हो गए थे। हीमोग्लोबिन क्या बता रहे? जी हाँ, हीमोग्लोबिन का ही बता रहे थे, सहालीज मेथड हीमोग्लोबिन, साइनोमिक है उसका अलग है, ठीक है, सीबीसी है उसका वॉल्यूम अलग है, ठीक। आगे बढ़ते हैं कलेक्शन में, मेथड ऑफ कलेक्शन के ऊपर आ जाता है, किस तरीके से करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आर्म सेलेक्ट करेंगे, पेशेंट को कलेक्शन चेयर पे बैठाएंगे, उसका लेफ्ट हैंड नॉन वर्किंग हैंड पूछेंगे कौन सा है, फिर आर्म सेलेक्ट करेंगे, आर्म को हैंड रेस्ट जो है उसके ऊपर रखेंगे, एरिया को स्टेलाइज करेंगे, टॉर्निक्विट अप्लाई करेंगे, टॉर्निक्विट अप्लाई करने के बाद वेन को फील करेंगे, फील हो गए उसको एक बार फिर से स्टेलाइज कर लेंगे, और फिर सीधा आप पंचर प्रोसीजर करोगे, यानी अगर वैक्यूटेनर है तो वैक्यूटेनर को प्रिक करोगे, सिरिंज है तो सिरिंज को प्रिक करोगे, ठीक है। हाँ, ये सामान आपका टॉर्निक्विट बांधने से पहले तैयार रहता है, पता होना चाहिए कि पेशेंट कौन से टेस्ट के लिए बैठा हुआ है आपके पास कलेक्शन के लिए, तो वो वाइज पहले ही आपकी तैयार रहनी चाहिए। कलेक्शन का सामान मटेरियल सब तैयार होना चाहिए, नहीं कि अरे सिरिंज कहाँ गई, अरे टॉर्निक्विट नहीं मिल रहा, ये हाल नहीं होना चाहिए। पेशेंट बैठा हुआ और आप सामान ढूंढ रहे हो, नहीं, सामान का कलेक्शन का पूरा एक सेट रहता है, वहां पे रेडी रहना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया, प्रोसीजर भी क्लियर हो गया। क्या करना है, सबसे पहले आर्म सेलेक्ट करना है, स्टेलाइज करना है, टॉर्निक्विट बांधना है, फील करना है, स्टेलाइज करना है, फील करने के बाद, स्टेलाइज करने के बाद दोबारा फील नहीं करना है, फिर सीधा प्रिक करना है, ठीक है। वो स्टेरलाइज हो जाए, हाँ, प्रिक करना है। और कभी भी निडल की जो कैप होती है वो निकाल के नहीं रखनी होती, वो सिर्फ प्रिक करते वक्त निकलनी चाहिए, प्रिक होने के बाद कलेक्ट हो गया वापस से उसे रिकैप कर दो, या डिस्ट्रॉयर है तो उसको डिस्ट्रॉयर में डाल दो। क्लियर हो गया। प्रिकिंग के बाद आफ्टर क्या है, जैसे ही आपने प्रिक कर लिया, सबसे पहले तो फिस्ट ओपन करवाओ। आपका सिरिंज में बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ये कई बार प्रैक्टिस में मैंने देखा है बहुत टेक्नीशियन ये गलती कर जाते हैं, प्लीज आप इसको